नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। यूपी की बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर से कोर्ट में अपनी जान के खतरे का अंदेशा जताया है। चर्चित एम्बुलेंस कांड के मामले में गुरुवार को जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो मुख्तार अंसारी के वकील ने उन्हें हाई सिक्योरिटी देने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार उनसे नाराज है और उनके खाने में जहर मिलवा सकती है। मुख्तार अंसारी ने कहा कि अगर उसे जेल में हाई सिक्योरिटी मिल जाती है तो उसके मन से डर खत्म हो जाएगा। मुख्तार के वकील ने बताया कि जेल मैनुअल की धारा 287 के तहत हाई सिक्योरिटी मुहैया करवाने की अर्जी दी थी। उन्होंने बताया कि मुख्तार को सुरक्षा देने के मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 7 अक्टूबर तय की गई है। लेकिन बड़ा सवाल, डॉन को किससे डर लगता है? दहशत में क्यों है मुख्तार अंसारी? तो मुख्तार अंसारी के वकील ने क्या कुछ कहा, आपको यह भी सुनवाते हैं। मुख्तार अंसारी की ओर से 287 जेल मैनुअल के अनुसार एक उच्च श्रेणी की सुविधाएं देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर मुख्तार अंसारी ने स्वयं भी न्यायालय से प्रार्थना की कि उनको उच्च श्रेणी की सुविधा मिल जाने से उनका भोजन अलग पकने लगेगा और राज्य सरकार मेरे खिलाफ है और ये भी भोजन में जहर मिलाने की भी संभावना समाप्त हो जाएगी। सियासी रिएक्शन किस तरीके से सामने आए हैं, नेताओं का क्या कुछ कहना है अलग अलग पार्टियों के, ये भी सुनिए। भारत के प्रत्येक नागरिक की संवैधानिक सुरक्षा का दायित्व केंद्र और राज्य सरकारों पर है। अगर जेल में बंद कोई आरोपित विधायक अपनी जान की रक्षा पर कोई खतरा बता रहा है तो निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अदालत को इसमें दखल देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इसकी जांच करके तुरंत कार्रवाई करे। और अदालतों से भी हमारा एक निवेदन है कि जल्द से जल्द मुकदमों की सुनवाई करें ताकि आरोपित अपराधी हैं तो उनको अपराध की सजा मिले और नहीं तो वो मुक्त। उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर नफरत गैंग और स्वार्थी लोग, जिनको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाते हुए जात पात धर्म की राजनीति पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को इन मुद्दों से किसी तरीके का कोई सरोकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था। महिलाओं को के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को सुरक्षा मिल सके, बुजुर्गों की लाठी बन सके सरकार, ऐसी व्यवस्था चाहिए। मुख्तार अंसारी को डरने की जो भावना दिखाई पड़ रही है वो सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। आज बहुत से लोग जेलों में तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं पाई जाने के कारण अपने को डरा हुआ महसूस करते हैं। ये जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन की नाकामी है कि जेलों में बंद अपराधी अपने को डरा हुआ महसूस करते हैं, अपनी जान का खतरा महसूस करते हैं। तो आपने राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बयानबाजियां भी सुन ली इस पूरे मामले पर, लेकिन सवाल आज हम यही खड़ा कर रहे हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी को किससे डर लगता है? आखिर क्यों डॉन डरा हुआ है और क्यों मुख्तार को ये लगता है कि उसके खाने में जहर मिलवाया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले भी मुख्तार अंसारी ने अपनी जान को खतरा बताया था और ये तक कह दिया था कि उसकी सुपारी दी जा सकती है, उसको मरवाया जा सकता है। तो सवाल यही है कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी क्यों डर रहा है? किस बात का डर मुख्तार अंसारी को है? मुख्तार अंसारी को आखिर किस बात की चिंता है?
इस बार मुख्तार की ओर से कहा गया है कि इसके खाने में जहर मिलवाया जा सकता है, उसको मरवाया जा सकता है, उसको अपनी जान का खतरा है। इसलिए मुख्तार के वकील ने हाई सिक्योरिटी की मांग की है। तो मुख्तार हाई सिक्योरिटी चाहता है जेल के अंदर, ताकि उसका डर खत्म हो जाए। बांदा की जेल में बंद है बहुजन समाज पार्टी का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, जिसने अपने खाने में जहर मिलवाए जाने की आशंका जताई है और ये कहा है क्योंकि राज्य सरकार उससे नाराज है, इसलिए उसकी जान को खतरा हो सकता है और जेल में उसको हाई सिक्योरिटी दी जाए। तो मुख्तार अंसारी ने सुनवाई के दौरान खुद को हाई सिक्योरिटी दिए जाने की मांग की है और ये कहा है कि उसे डर है कि कहीं राज्य सरकार खाने में जहर ना मिलवा दे। मुख्तार अंसारी ने यह भी कहा है कि अगर उसे हाई सिक्योरिटी मिल जाती है तो उसके मन से डर खत्म हो जाएगा। मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने उच्च श्रेणी की सुविधाएं मुहैया कराने की अर्जी दी है और अंसारी ने यह भी अदालत से कहा कि विधायक होने के नाते मुझे उच्च श्रेणी की सुविधाएं मुहैया करा दीजिए। वैसे भी मुझे राज्य सरकार से खतरा है क्योंकि राज्य सरकार नाराज है और उसे डर है कि कहीं उसके खाने में जहर ना मिलवा दिया जाए। मुख्तार अंसारी ने कहा है कि अगर उसे जेल में हाई सिक्योरिटी मिल जाती है तो उसके मन से जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो 7 अक्टूबर को अब सुनवाई होनी है इस मामले की। मुख्तार के वकील ने बताया कि मुख्तार अंसारी की उच्च श्रेणी की सुविधाएं देने के मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 7 अक्टूबर तय की गई है। इससे पहले जब अगस्त में सुनवाई हुई थी तब भी मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था कि जेल के अंदर उसकी हत्या के लिए सुपारी दी गई है, यानी उसकी हत्या करवाई जा सकती है, ये मुख्तार ने आशंका जाहिर की थी। और अब एक बार फिर से मुख्तार अंसारी ने अपनी जान को खतरा बताया है। तो मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस कांड में अदालत में पेश किया गया और अब बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी बंद है, जहां पर उसने राज्य सरकार से खुद को खतरा बताते हुए हाई सिक्योरिटी की डिमांड की है। मुख्तार को डर है कि कहीं जेल में उसकी हत्या ना हो जाए, उसके खाने में जहर ना मिला दिया जाए, उसकी जान को खतरा है, इसलिए मुख्तार ये चाहता है कि उसे हाई सिक्योरिटी दी जाए। तो आज चर्चा में इसी पर करेंगे कि आखिर मुख्तार को किससे डर लगता है, डॉन आखिर क्यों डरा हुआ है, क्यों मुख्तार अंसारी को ऐसा लग रहा है कि उसके खाने में जहर मिलाया जा सकता है, उसकी जान को जोखिम है, उसकी जान को खतरा आखिर क्यों मुख्तार को लगता है, जेल में क्यों मुख्तार को डर लग रहा है, क्यों हाई सिक्योरिटी की मांग मुख्तार अंसारी की ओर से की जा रही है। तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने खुद की जान को खतरा बताया और कहा कि उसके खाने में जहर मिलवाया जा सकता है। कोर्ट में मुख्तार ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुख्तार को अपनी जान के खतरे का अंदेशा है, इसलिए मुख्तार के वकील ने मांग की है कोर्ट से कि मुख्तार अंसारी को हाई सिक्योरिटी दी जाए। अब ऐसे में 7 अक्टूबर को सुनवाई होनी है मामले पर। विधायक ने यह भी कहा कि विधायक होने के नाते उच्च श्रेणी की सुविधाएं भी मुहैया करा दीजिए और वैसे भी राज्य सरकार नाराज है तो इसलिए उसके खाने में जहर मिलाया जा सकता है। इससे पहले भी
जब अगस्त में सुनवाई हुई थी तब भी मुख्तार अंसारी ने ये बात कही थी कि उसकी हत्या के लिए सुपारी दी गई है, उसकी हत्या की जा सकती है, उसको मरवाया जा सकता है। और एक बार फिर से मुख्तार अंसारी इसी बात को दोहरा रहा है कि उसकी जान खतरे में है, उसको हाई सिक्योरिटी दी जाए, ये मुख्तार की ओर से कहा गया है। तो मुख्तार अंसारी को पंजाब में अदालत और जेल के बीच लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस के पंजीकरण में कथित जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में अदालत में पेश किया गया था। पंजाब की रोपड़ जेल से लाए जाने के बाद मुख्तार अंसारी पर कई आपराधिक मामलों में विचाराधीन कैदी के रूप में उसको बांदा जेल में रखा गया है। सुनवाई लगातार चल रही है और ऐसे में जब अब सुनवाई हुई है तो मुख्तार ने फिर से अपनी जान को खतरा बताया। पहले मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में नहीं आना चाहता था, लेकिन जब मुख्तार को पंजाब से यूपी लाया गया तब भी उसने अपनी जान को खतरा बताया था और ये कहा था कि उसकी हत्या हो सकती है, उसको अपनी जान का खतरा है। और एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने इस बात का जिक्र किया है और इस बात को कहा है कि मुझे मरवाया जा सकता है, मेरे खाने में जहर मिलाया जा सकता है, उसको अपनी जान पर खतरा नजर आ रहा है। तो ऐसे में हाई सिक्योरिटी मुख्तार को दी जाए, ये मुख्तार के वकील की मांग है। तो मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपसे परिचय करा दूं। समाजवादी पार्टी से नेता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। पूर्व आईपीएस लक्ष्मी नारायण हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मी नारायण जी, आपका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शरद त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी, आपका स्वागत है। शुरुआत शरद जी आप ही के साथ कर रहा हूं मैं। राज्य सरकार से मुझे खतरा है, मेरे खाने में जहर मिलवाया जा सकता है। अगस्त में मुख्तार ने कहा था कि मेरी सुपारी दी गई है। आखिर क्यों मुख्तार को डर लग रहा है सर राज्य सरकार से इतना? देखिए, कोई डर नहीं है, सिर्फ यह है कि चुनाव आने वाले हैं तो इस तरह के बयानबाजी से जो हमारी सेकुलर पार्टियां हैं वो टिकट दे देती हैं। आपने देखा, जैसे आपने बताया कि पंजाब से लाने में सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाके ये वहां से यहाँ लाए गए। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनको 26 वारंट इनके खिलाफ इशू हुए, जिसमें रीढ़ की हड्डी से लेके खुजली और ब्लड प्रेशर, इन्होंने सारी शिकायतें बताई कि इनका इलाज उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है जी। अब जब इलाज की भी सुविधाएं इनको मिल गई है और भोजन जो है ठीक, जैसे इनके बांदा जेल में जब रेड पड़ी थी 2010 में, तो वहां पे कूलर और खाना बनाने की सारी सुविधाएं, मोबाइल फोन, इंटरनेट, सब सुविधाएं इनको दी गई थी। अब वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में हर तरह का इंतजाम है, सिर्फ ये है कि ये जेल में रहेंगे, जेल के बाहर नहीं निकलेंगे। जेल तो खुद ही सबसे सिक्योर जगह है, वहां सारी सिक्योरिटी की सुविधा दी जाती है। लेकिन ये बयानबाजी से, क्योंकि जैसे मायावती जी ने इनको घोषित कर दिया था कि ये गरीबों के मसीहा हैं और इनको रॉबिन हुड कहा गया था। अब ये है कि जब उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार आ गई है जहां की अब डॉन जो है वो अलग अलग राज्यों में भाग रहे हैं, जब ये पंजाब से नहीं आना चाहते तो आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की सख्ती करी गई है जी। तो डॉनों के सारे डैने निकाल दिए गए हैं। अब इनकी कोई खुराफात करने की, कोई बदमाशी करने की इनकी सारी ताकत खत्म हो गई, तो इसलिए ये असहाय महसूस कर रहे हैं। न भोजन की समस्या है, न सिक्योरिटी की समस्या है, बस ये क्योंकि आजकल जेलों से भी चुनाव लड़ा जाता है, जेल से लोग जीत के आते हैं, जेल से लोग मंत्री बने हैं, तो उसके वजह से ये लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि कोई ना कोई पार्टी इनको टिकट दे देगी और उसमें ये चुनाव जीत जाएंगे। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, जेल के अंदर किस बात का अंदेशा, जान के खतरे का सर? जेल के अंदर तो सुरक्षा वैसे ही कड़ी होती है, जेल के अंदर कौन नुकसान पहुंचा सकता है मुख्तार अंसारी को? समाजवादी पार्टी कैसे इसको देख रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा विधि के साथ होती है, क्योंकि विधि कभी किसी के अधिकार का अतिचार नहीं करती। और विधि ये है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हमारा आम नागरिक हो या जेल में बंद हमारा नागरिक हो, जब तक की दोषसिद्धि ना हो गई, तो उसके तमाम विधिक राइट्स ऐसे होते हैं जो अमूमन आम आदमी के भांति होते हैं। और मुख्तार के भी उसी तरीके से, इसीलिए उन्होंने एक विधिक अपने
अधिवक्ता के माध्यम से एक एप्लीकेशन माननीय कोर्ट में दाखिल जी। वो उनका अधिकार था, उन्होंने किया। अब इस पर जज साहब क्या फैसला करेंगे ये तो ना शरद त्रिपाठी जी तय कर पाएंगे ना कपिल श्रीवास्तव तय कर पाएंगे। बिल्कुल। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, जेल बहुत सुरक्षित चीज होती है। शरद बाबू, आपको याद होना चाहिए कि अभी आपकी ही जेल में 3 मर्डर हुए, 3 शूटआउट। याद है आपको? कि आपको फिर याद दिलाना पड़ेगा कि 24 कैमरे कैसे अचानक बंद हो जाते हैं उस जेल के। आपने जांच कराई, कोई जांच रिपोर्ट मीडिया में आई, कैसे आप पर कोई विश्वास कर लेगा? और कैसे आपके सिस्टम पे कोई विश्वास कर लेगा? कैसे कोई सोच लेगा कि आप बहुत पाक साफ और निष्पक्षता से सरकार का संचालन कर रहे हैं और आपके सारी एजेंसियां गुड वर्किंग कर रहे हैं? 24 कैमरे बंद हो जाना, 3 लोगों का शट आउट हो जाना, मैं बोल लेने दे, आपको पूरा अधिकार दूंगा। 3 लोगों का मार दिया जाना और पुलिस उस व्यक्ति को 21 गोली मारती है जो जेल के अंदर बंद है। अगर उसने 2 शूट आउट किए थे, पैर के नीचे भी गोली मारी जा सकती थी। वो तो जेल के अंदर था, जेल के बाहर तो था नहीं। आपने क्यों उसका मुंह बंद किया? कौन सा मंत्री इन्वॉल्व था आपका? और मैं दूसरी चीज पूछता हूं, मुन्ना बजरंगी की भी मर्डर मिस्ट्री आपके ही सामने जेल के अंदर हुई थी। किसके ऊपर आपने आरोप फ्रेम किए बताइए? चार्जशीटेड हुआ, 2 साल 2.5 साल से ऊपर हो गया, आपने चार्जशीट दी। और अगर आपने चार्जशीट नहीं दी तो आपकी एजेंसी पे और आपकी एजेंसी के गुड वर्किंग पे कौन आदमी विश्वास करेगा देश का? ठीक है कपिल और जी। अगर कोई मांग कर रहा है, नहीं पराग भाई सुन लीजिए, अगर कोई डिमांड कर रहा है, अपने विधिक अधिकारों को कर रहा है और उसको इस बात का भय है कि यह सरकार किसी को भी सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है, तो एक जिंदा व्यक्ति के जो अधिकार है वो मुख्तार को हासिल है और उसने विधिक डिमांड की है और आपकी सरकार इस बात का विश्वास नहीं दिला पा रही है जेल के अंदर बंद लोगों को भी और जेल के बाहर हमारे आम नागरिकों को कि उसके हित सुरक्षित हैं। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। और 2 शूट आउट जो इनके हुए जेल के अंदर, उस पर चार्जशीट क्यों नहीं है और क्यों हुए, ये पर्दाफाश करे सरकार, वरना अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और खोती रहेगी। ठीक है शरद जी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद लक्ष्मी नारायण जी आपके पास में आ रहा हूं। इनको क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो है वो दर्द हमें मालूम है कि डॉन के साथ रहता है। दर्द मत देखे त्रिपाठी जी, जो केस दर्द फाइल मत किए देखे, आप थे, लीगल तरीके से फूलन बात देवी कीजिए। से बड़ा आपके कोई सरकार में धर्मात्मा दोनों- नहीं था। फूलन आपके देवी के सरकार खिलाफ में जो दोनों केस जेल थे के वो अंदर तक वापस ले शूट लिए आउट गए। नहीं हुए। तो इनका अगर दर्द जो है मुद्दे पर नहीं बात करनी है तो अभी मैं आजम बात खान नहीं के करूंगा। उन्होंने कह दिया है कि मुझे आजम खान के खिलाफ जो आप केस बताइए, फाइल किए 24 वो भी हम सब कैमरे वापस बंद ले हुए कि लेंगे। नहीं? ये फूलन कौन देवी से के योगी केस की वापस सरकार ले लेंगे। की सरकार चल इसी रही है? उम्मीद से मुख्तार खुद ही अंसारी आपकी साहब ये सरकार बयान की दे रहे हैं कि हो सकता है समाजवादी पार्टी अच्छा इनको कपिल जी टिकट एक बार दे सुन दे। लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा सर। देश एक बार जवाब सुन की लीजिए होड़ है शरद जी का। और कुछ नहीं है। अपराधी सरकार जब फूलन देवी ठीक है, चलिए। भूली हो गई ठीक है तो लक्ष्मी मुख्तार नारायण अंसारी जी, क्यों नहीं ठीक है हो कपिल सकता? जी, आजम शरद खान जी हो के गया लिए सर इन्होंने प्लीज। पहले कह दिया है कि ठीक उनके सारे केस है वापस सर, ले झगड़ी लिए मत, गए। समय बर्बाद होता है सर प्लीज। कोई भी केस सब डॉन जो है इंतजार कर रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी आ गई तो हमारी मौज हो जाएगी। ठीक है कपिल जी प्लीज सर जेल प्लीज से माफिया शांत हो जाइए चल सर, रहे थे, आराम से बात जेल करते हैं से प्लीज। शूटआउट हो रहे थे, जेल से प्लानिंग करी जा रही थी। सबसे सुरक्षित जगह जेल है जहाँ से कि प्लानिंग करी जा रही थी। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, शरद त्रिवेदी जी, ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, शरद त्रिवेदी जी प्लीज सर। ठीक है सर, कपिल जी प्लीज, कपिल जी प्लीज प्लीज सर प्लीज। ठीक है क्यों नहीं? और कौन आपके विश्वसनीयता पर विश्वास करेगा? अरे आपने तो चार्जशीट वापस ले ली। ठीक है शरद जी, कपिल जी प्लीज के सर। खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी, आपने वापस ले ली। आपने कह दिया फूलन देवी ने कोई क्राइम नहीं किया है। आप जेल के अंदर हत्याएं करवा रहे हैं और आप चार्जशीट आपने तो पर फूलन देवी का केस ही वापस ले लिया था। ठीक है सर, कपिल श्रीवास्तव जी, शरद त्रिवेदी जी प्लीज सर एक एक करके बोलिए। लक्ष्मी नारायण जी इंतजार कर रहे हैं सर। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, अभी बहुत तेरा समय बचा है प्लीज। लक्ष्मी नारायण जी, ये कैसी स्थिति है सर? एक अपराधी जिसके ऊपर कई सारे संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर हम लड़ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां उसकी सुरक्षा को लेकर लड़ रही हैं। अरे विधि इस बात को कहती है पराग भाई, जो आप प्रश्न कर रहे हैं वही गलत है। सर क्यों गलत है? क्यों गलत है आप बताइए ना। आप जितने लोगों का उदाहरण दे रहे हैं वो अपराधी नहीं थे। कपिल श्रीवास्तव जी, आप जितने लोगों का उदाहरण दे रहे हैं क्या वो अपराधी नहीं थे? समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ में खड़ी है, आप इस बात को कह रहे हैं? आप इस बात को कह रहे हैं
क्या मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं है? क्या मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं है? आप इस बात को कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी है, और मेरा सवाल क्या गलत है? एक अपराधी की सुरक्षा को लेकर आप लोग लड़ रहे हैं, सवाल मेरा क्या गलत है? एक अपराधी की सुरक्षा को लेकर आप लोग लड़ रहे हैं। प्लीज सर, समय खराब मत करिए मेरा। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, बहुत समय पड़ा है, अपनी बारी पर बोलिएगा। शरद जी अपनी बारी पर बोलेंगे, लेकिन आप लक्ष्मी नारायण जी बोलेंगे। प्लीज प्लीज सर, प्लीज आप मुझे मत बताइए मुझे क्या पूछना चाहिए। मेरा सवाल एकदम सही है। अगर अपराधी नहीं है मुख्तार अंसारी तो कहिए मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं है। एक अपराधी की सुरक्षा को लेकर ये बहस कर रहे हैं ना। मुलजिम तो कहने के लिए योगी आदित्यनाथ जी भी है। ठीक है सर, ठीक है, मैं डिबेट को डिरेल नहीं करूंगा। प्लीज आप अपनी बारी पर बोलेगा, आपको जो भी तथ्य रखने आप रखिएगा। लक्ष्मी नारायण जी बोलिए सर। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो जेल में व्यक्ति होता है उसको न्यायिक हिरासत कहा जाता है। वो न्यायिक हिरासत है, और वह जिसका जो भी कुछ वहां पे गतिविधियां होती हैं, जो भी होता है, वो डिस्ट्रिक्ट जज के डायरेक्शंस पर ही चीजों को रखा जाता है, किया जाता है। यदि उनको कोई सुविधा मुहैया कराई जानी है तो वो भी कोर्ट के आदेश से ही होगा। प्रशासनिक व्यवस्थाएं वहां पर धूमिल हो जाती है, वहां पर बहुत ज्यादा इन सब चीजों का असर होता नहीं है जी। अब रही बात इनके कहने का, तो इन्होंने जब पंजाब से आना था तब भी कुछ आरोप लगाए थे चीजों के, जिसको माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं माना गया। इन्होंने पुनः लगाए हैं, ये उनका अधिकार है। आरोप लगाना या अपने बारे में कुछ कहना ये उनका अधिकार है, जो कि हमारे संविधान से प्राप्त होता है। लेकिन साथ ही साथ अब इस विषय को तो न्यायपालिका को ही देखना होगा कि एक माफिया, एक डॉन के मामले में इस प्रकार से कैसे सुनवाई होती है। तीसरी बात यह है कि ये जमानत प्राप्त करने का भी एक तरीका है कि हम अपना भय जाहिर कर दें तो हो सकता है कि हमको जमानत मिल जाए, हमको छोड़ दिया जाए। ये एक मर्सी अपील टाइप की चीज हम इसको कह सकते हैं, जो कि इनडायरेक्टली मर्सी अपील के रूप में सामने लाया गया है इस चीज को इनके द्वारा। बहरहाल जो जेल है, सामान्यतः इसमें इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं, और जो शूट आउट वगैरह जो कभी कभी हुए भी हैं वो जनरली कैदियों के मध्य ही होते हैं। कैदियों के पास से बहुत सारे, कई बार जेल के अंदर कुछ अवांछनीय गतिविधियां भी हो जाती हैं, होती हैं, और वो इसीलिए हम लोग प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो समय समय पर रेड भी देते हैं। मोबाइल फोन प्राप्त होते हैं, कभी कभी तो हथियार भी प्राप्त हो जाते हैं। और कई बार तो एक माफिया थे जो गोरखपुर जेल से जाने कितने समय से जो है लोगों से जो है बात किया करते थे, रेड हुई, पकड़े गए, पता चला। तो ये सारी चीजें तो अपनी जगह हैं, होती हैं, लेकिन इन सब चीजों पे भय है तो उसके लिए व्यवस्था हो सकती है, उनको अलग एक सेल में रखा जा सकता है। वो सारी चीजें तो अपनी जगह है ही है, वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। और जहां तक है कि कई बार क्या होता है ऐसे प्रकरणों में, आपने पूछा है उनको भय क्यों है, तो मैं इसमें सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति का पाप होता है वो उसको हमेशा भयाक्रांत करता है। पापी का मन हमेशा भयाक्रांत रहता है, वो चाहे जितना बड़ा अपने को मूंछ दिखाता रहे, लेकिन सच्चाई यही कि उसका जो अंतर्मन होता है वो बहुत ही भयभीत रहता है। और ये भयभीत होना ही उसके इस प्रकार के आरोप लगा देना या कुछ कह देना, ये सब चलता रहता है। ये उनका भय है जो उनका बाद में बोलता रहता है, और इसमें कोई बहुत विषय ऐसा नहीं है जिस पर की बहुत ज्यादा चिंतन की जरूरत है। ये न्यायपालिका में एक एप्लीकेशन गई है, न्यायपालिका इसका डिस्पोजल कर देगी, इसके अलावा इसमें और कोई कहानी नहीं। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी बोलिए सर, आप अपनी बात को रखिए। और सवाल अब मेरा यह है कि मुख्तार अंसारी को क्या अपने पापों का डर लग रहा है, जिसका जिक्र भी लक्ष्मी नारायण जी कर रहे थे? क्योंकि जो इंसान अंदर से साफ है उसको डर किस बात का? फिर सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर किसी को इस बात की अनुभूति हो जाए कि उसने पाप किया है तो वो पाप फिर आगे करेगा ही नहीं, ये तो प्रायश्चित की बात हो जाएगी। और हमारी मैथोलॉजी तो हिंदुत्व की यही कहती है। लेकिन बात लक्ष्मी नारायण जी ने जो कही वो की अपनी जगह अपनी दृष्टि से हो सकती है। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं हमारे बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े हमारे नेताओं को प्राप्त है, वो किस चीज से भयक्रांत है। और आपको याद होना चाहिए कि इसी सरकार में कमलेश तिवारी जो हिंदू सभा का जो है बहुत बड़ा नेता थे, उनको 17 सुरक्षा गार्ड मिले थे, वो हमारी सरकार ने दिए थे, उन पर थ्रेट थे। लेकिन जब वो योगी सरकार ने हटा लिए तो उसकी हत्या हो गई कि नहीं हो गई? तो वो किस पाप से ग्रसित थे ये जरा इनसे पूछ लीजिएगा। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर सब लोग पाप से ही ग्रसित होकर के भयक्रांत होते हैं
तो सबसे पहले सीएम साहब को अपनी अभिरक्षा लौटा देनी चाहिए, पुलिस सुरक्षा लौटा दें। हम तो एक बात कह रहे हैं, ये सबसे कोई लेना देना नहीं। हम एक लीगल बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूं, बिल्कुल। और अधिवक्ता होने के नाते मैंने तमाम विधियां पढ़ी हुई हैं और तमाम संविधान के अंदर अनुच्छेदों को कहां से विधि मान्यता लेता है, कौन सा हमारा सेक्शन किस आर्टिकल से, वो मुझे पता है और शायद लक्ष्मी जी को भी पता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब न्यायिक अभिरक्षा में है तो उसकी जितनी भी डिमांड होगी वो महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से नहीं होगी, वो हमारे माननीय न्यायालय से होगी। और जब हम माननीय न्यायालय के अंदर एप्लीकेशन लगाए हैं तो हमारे अधिकारों के हुए हमने लगाए, और अगर हमने लगाए हैं तो उस पर विचारण जो है वो माननीय न्यायालय को करना है। हमने का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, मैं हरिकुंड की बात नहीं कर रहा, हम बंद हो जाए, आप बंद हो जाए, कोई बंद हो जाए, कोई भी बंद हो सकता है, योगी आदित्यनाथ जी भी बंद थे उस समय। तो मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति के अपने एक राइट्स होते हैं जो समान है, बराबर दिए गए, और उस पर माननीय न्यायालय फैसला करेगी। इस पर तो इतना आर्गुमेंट की जरूरत भी नहीं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, अमूमन शाउट आउट नहीं होते जेल में। यही बड़ी बात है कि योगी सरकार के अंदर 2 हो गए जी, और दोनों पे आज तक कोई चार्जशीट नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कि 24 कैमरे अचानक बंद कैसे हो गए। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं एक अधिवक्ता होने के नाते, तो पूरी तरफ से करता हूं। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि हर व्यक्ति के अधिकार होते हैं, और 24 कैमरे अगर बंद हो रहे हैं तो क्या जेलर के ऊपर प्रश्न नहीं उठता, डिप्टी जेलर के ऊपर प्रश्न नहीं उठता, वार्डन के ऊपर प्रश्न नहीं उठता? हाई सुरक्षा व्यवस्था में होती है, वहां पे जैमर्स लगे होते हैं, तमाम मोबाइल सेक्शंस, अगर चाहे तो जेल काम नहीं कर सकता वहां से। तो मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि इतनी सुरक्षा के अंदर अगर 3 शूट आउट हो रहे हैं, 2 तो एक व्यक्ति ने कर दिया जो जेल के अंदर बंद था, और एक को पुलिस ने कर दिया, और पुलिस ने तो 21 गोली मारी, 1-2 नहीं 21, और पैर के नीचे नहीं। तो मैं तो पूछ रहा हूं कि ये इन्वॉल्वमेंट कहां शो करता है, और अब तक क्यों नहीं जांच हुई? और योगी सरकार 3 साल पहले की मिस्ट्री जो हुई, क्या अगर कोई जेल में बंद है तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए, या अगर ये हो कि कोई भाई किसी सेक्शन के तहत अगर मुलजिम है, उसका विचारण चल रहा है, तो साहब उसकी हत्या कर देनी चाहिए। तो एक कानून बना दीजिए, भारतीय जनता पार्टी बना दे कि जेल के अंदर जो है जो बंद होगा उसकी हत्या होगी, और उस पर कोई कुछ बोलेगा नहीं, वो बहुत अच्छा बात है। अरे ये कोई प्रश्न उठता है कि जेल के अंदर जो बंद है उसकी हत्या हो गई तो वो इतना बड़ा अपराधी था? अरे ठीक है, हमारे जब कानून नहीं मानता तो आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते। तो मैं तो एक बात कह रहा हूं, अगर कोई दोषी होगा तो हमारी न्यायालय परिशीलन करके उसको उचित दंड देगी, जो हमारे विधि के अंदर प्रावधान है। अगर आप सभ्य समाज का हिस्सा हैं और किसी शरीयत का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, जो शरीयती कानून अन्य देशों में इस्लामिक कंट्रियों में लागू है, और भारत को एक अच्छा संस्कारिक देश बनाना चाहते हैं, तो कृपया करके करबद्ध निवेदन करता हूं एक अधिवक्ता होने के नाते कि इस तरह की उलझुल बातें मत किया कीजिए। और मैं एक बात कह रहा हूं, जब प्रश्न खड़ा होगा कि इस तरह के शूट आउट होंगे तो कोई आदमी अपनी भय कह सकता है, और उचित जगह पे कह सकता है, उसने उचित जगह पे कहिए, ये माननीय न्यायालय तय करेगी, हम और आप नहीं तय कर सकते। ठीक है, आप सभी लोग बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद सीधा शरद जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का चर्चा में स्वागत है। शरद जी, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि साहब जब इससे पहले कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं, तो क्यों ना कोई अपराधी सही अपनी जान को खतरा बताए। उसको ये डर होगा कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए, उसको ये डर होगा कि कहीं गैंगवार जेल के अंदर ना हो जाए, कोई सुपारी ना दे दे, कोई खाने में जहर ना मिला दे। सवाल तो खड़े होंगे ही जब तमाम सारी घटनाएं हुई हैं। विपक्ष का ही सीधा आरोप है। शरद जी देखिए, मुझे 2 मिनट का वक्त दें। ऐसे भी श्रीवास्तव जी ने कहा, मैं इनकी पूरी तरह सहमत हूं कि चाहे अपराधी है चाहे आम व्यक्ति है, उसको हर कानूनन हक दिया गया है और वो अपने बारे में कह सकता है, अगर उसे कोई खतरा है तो बता सकता है जी। लेकिन जिस तरह की कानूनी व्यवस्था अब हुई है, कम से कम जितने डॉन हैं उनके मन में डर हो गया है। पहले ये डर नहीं था। आपने देखा कि डीएसपी को प्रतापगढ़ में गोली मारी गई थी। इंस्पेक्टर जो है लखनऊ में, हजरतगंज में सपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी उनकी खुद की जीप में, जो पुलिस की प्रशासन की जीप थी, उसके बोनट पे बांध के हजरतगंज में घुमाया गया था। और फूलन देवी का केस वापस लिया गया था। जो अभी चार्जशीट की बात कर रहे हैं हमारे मित्र, वो कह रहे हैं कि फूलन की चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हो, तो चार्जशीट फाइल होने के बाद केस वापस ले लिया गया। हमने तो फूलन देवी पे कुछ कहा ही नहीं, आपके हमने तो कुछ कहा ही नहीं सर। उनकी चार्जशीट हमने मुन्ना बजरंगी के हमारे मित्र पर कहा था कि मुन्ना बजरंगी की जो हत्या हुई है उस पर चार्जशीट आज तक फाइल नहीं हुई है।
नहीं नहीं, अगर चार्जशीट, आप मुझे बोल लेने दीजिए, मैंने और मैं दूसरी चीज आपको एक बात याद दिला दें कि तो सुबोध उस समय जब कांत आप सिंह केस की भी वापस हत्या ले रहे आपके हैं, रिजिम में हुई थी और आपके 22,000 कर्ता ने की थी। पुलिस जब में वो जेल से छूट करके आया आप मुझे, मैंने कोई टिप्पणी नहीं करी जब आप बोल रहे थे, आप मुझे बोल लेने दीजिए, कभी आप मुझे बोल लेने दीजिए, मैंने आपके कभी जी एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। तथ्य पे बोलिए ना, तो आप मैं तथ्य की बात कर रहा हूं। आप जब चार्जशीट वापस ले रहे हैं, चार्जशीट वापस ले रहे हैं, जिसका जिसमें 13 लोगों की हत्या करी थी, उसके खिलाफ चार्जशीट वापस ले ली गई। जेल से अब कम से कम जेल में उनको डर लग रहा है। पहले तो जेल से विधिक रूप से अपहरण और हम बता दें आपको, कत्ल की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार में अब वो सारी अच्छा कपिल जी एक बार सुन लीजिए सर, आप सुन तो लीजिए सर, आप अपनी बारी पर पूरा बोल लिया, अब उनको बोलने का मौका दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। घटनाएं घटी हैं जहां जेल में हत्याएं हुई हैं, वो पंजाब को सुरक्षित मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई डॉन, अब किसी की हिम्मत नहीं उत्तर प्रदेश में घुस जाए। 1100 इनकाउंटर हुए हैं, 150 डॉन मारे गए हैं, और बाकियों ने जाके तख्ती लगा के, कोई कह रहा है मैं सब्जी बेच रहा हूँ, एक डॉन को आपने गुपचुप आज ये हालत पहुंचा दी गई है। ये क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ और ये बयान भी इसलिए दे रहे हैं, ये बयान इसलिए दे रहे हैं उनको क्यों उनको छोड़ मालूम दिया है कि पीछे मिलना है, हमको टिकट मिलेगा, हम दोबारा सत्ता में आएंगे, दोबारा। अच्छा कपिल श्रीवास्तव जी आप सुन तो लीजिए सर, आप लगातार मत बोलिए प्लीज, दरख्वास्त है मेरी आपसे सर, मेरी दरख्वास्त है सर आपसे, प्लीज सुन लीजिए सर, विधानसभा ऐसे समय खराब होगा। देखिए दर्शक ना समझ पाएंगे आप क्या बोल रहे हैं, ना समझ पाएंगे शरद जी क्या बोल रहे हैं। आप अपनी बारी पर बोलिएगा सर, उनको बोलने का अधिकार भी है ना, अगर आप बोल रहे हैं तो उनको भी अधिकार है बोलने का। वो जब बोलेंगे आपको कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आप अपनी बारी पर काटिएगा उनकी बात को। मैं भी अधिवक्ता हूँ, लेकिन अगर आप लोग बीच में एक दूसरे के बोलेंगे तो कैसे समझ आएगा आपको क्या बोल रहे हैं। ऑर्डर नहीं दे पाएंगे। कि फूलन देवी पर से जो चार्जशीट उठाई गई थी वो किस सेक्शन के तहत उठाई गई थी? आपने मतलब दर्द तो हुआ था ना, जिसमें 14 सेक्शन बता दीजिए। बड़ा कोई धरना कर दिया। देखो मैं आपका भाई हूं, मैं पूछ रहा हूं किस सेक्शन के तहत उठाई गई थी? आप केस वापस लिया गया था या नहीं लिया गया था? किस सेक्शन पे उठाई गई थी? अरे आप कह दीजिए केस वापस नहीं लिया था। प्रभु जी बहुत अंतर आप होता कह है। दीजिए ना केस वापस नहीं लिया था हमने। अरे मुझे आप बताइए किस सेक्शन में उठाई थी? अरे किसको पावर होता है? आपने लक्ष्मीनारायण जी भी केस बैठे हुए हैं, वापस वो भी लिया, दिक्कत उनका मुद्दा ये है कि आपने केस वापस लिया क्योंकि आपको अच्छा ठीक है, आप रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए प्लीज सर। देखिए ऐसे समय खराब हो रहा है। लक्ष्मी नारायण जी आपके पास में आ रहा हूँ सर। सपा के टिकट पे चुनाव जीती थी। ठीक है कपिल जी प्लीज सर, ऐसे नहीं चलेगा। मेरी दरख्वास्त है आप दोनों से, प्लीज सर एक एक करके बोल लीजिए। लक्ष्मी नारायण जी सवाल यह है कि जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं, क्या उनको डर लग रहा है, वाकई में इस बात का डर लग रहा है कि या तो उनको अपराध छोड़ना पड़ेगा या फिर एनकाउंटर उनका हो जाएगा? क्या एनकाउंटर का डर है, मौत का डर है? और ये बदलाव आखिर क्यों लग रहा है उनको? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि कानून का आदर और कानून का भय सभी में होना चाहिए, क्योंकि कोई गलत काम करेंगे तो कानून अपनी रास्ता पकड़ेगा और जल्दी होगा। थोड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ जो निर्णय होते हैं न्यायपालिका में वो बहुत लंबा समय ले लेते हैं, जिससे लोगों को ये लगने लगता है कि शायद कुछ होगा नहीं और अपना अपराध करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ लोग पकड़े जाते हैं, फिर जमानतें होती हैं और उनका जो है आपराधिक इतिहास बढ़ता चला जाता है और उनको फिर माफिया और डॉन हम लोग कहने लगते हैं। यद्यपि अभी तक माफिया शब्द उत्तर प्रदेश के लॉ डिक्शनरी में डिफाइंड नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे कहने लगते हैं क्योंकि कहीं पर ये माफिया शब्द जो है इटली से आया था और उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। बहरहाल ये डर होना चाहिए। ये रही बात अलग से कि हर व्यक्ति के अपने अधिकार हैं, वो अधिकारियों के तहत उसको चले। और ऐसे प्रकरणों में मैं हमेशा कहता हूं कि जहां पर केसेस लंबे होने लगे, 2-3 केसेस जिस व्यक्ति के हो जाएं, उनके प्रकरणों को थोड़ा सा एक्सपेडाइट करके न्यायपालिका को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए, ताकि ये बात खत्म हो कि वो अपराधी है या नहीं। क्योंकि जब तक ये नहीं होता तब तक जो है सभी अधिवक्तागण यही कहते हैं कि जब तक अपराध साबित न हो जाए तब तक उसको आप अपराधी ना कहें, सिर्फ मामला खिंच बहुत लंबा जाता है और मामला इतना लंबा खिंच जाता है कि आदमी को ये महसूस हो जाता है कि कोई सजा वजह होगी नहीं। मैं बहुत से ऐसे केसेस जानता हूं जिसमें 20-20, 25-25 साल केसेस चलते रहते हैं। आप भी बहुत से केसेस जानते हैं, जितने माफिया हैं इनमें किसी को सजा नहीं हो पाती है और सभी केसेस सिर्फ चलते रहते हैं, खत्म नहीं होते।
तो ये न्यायपालिका को इस विषय पे थोड़ा सा गंभीरता से सोचने की जरूरत है और इस पे जो भी अमेंडमेंट करना हो वो भी करना चाहिए, क्योंकि ये जब भी अपराध की बात आती है, मैं ये हमेशा कहता हूं कि अपराध से ही जुड़ा हुआ सिस्टम जो है वो पूरा सिस्टम को हमको लाना पड़ेगा अपने फोकस पे, और उस फोकस में जुडिशरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। एक तरफ हमारी विधायिका है, दूसरी तरफ एग्जीक्यूशन है, तो एग्जीक्यूशन का पार्ट सबसे छोटा है, आपको ये बता दूं, क्योंकि उसने आपने अपराध किया, आपने मुकदमा लिखाया, गिरफ्तार हुआ, जेल गए, जो संबंधित एविडेंस है जो कलेक्ट हुए चले गए, खत्म हो गया इससे। असली प्रॉब्लम आती है चाहे आपने उसका एविडेंस लिया हो या ना लिया हो, उसकी भी तो गवाही होगी न्यायपालिका में जाकर जी, मतलब सबकी गवाही होगी। हमने बयान लिया है नहीं लिया है तब भी गवाही होती है उसकी। ऐसा तो है नहीं कि हमने बयान ले लिया तो मान लिया जाएगा। तो इन सभी चीजों पे न्यायपालिका जब तक सुदृढ़ता से इस विषय पे आगे नहीं बढ़ेगी तब तक इस प्रकार की समस्याएं चलती रहेंगी। एक बार निर्णय हो जाए कि हाँ ये व्यक्ति अपराधी है, जेल चला गया, निर्णय हो गया, 10 साल जेल में रहेगा, सारा आइटम खत्म हो जाएगा, उसका माफियापन भी खत्म हो जाएगा और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये सारी चीजों के लिए जरूरत है, तो हमें इसमें एक बृहद तरीके से सोचने की जरूरत है। और हमें क्या, हमें सबको सोचने की जरूरत है। एवरीबडी हैज। मैं इसी विषय पे बस इतना ही कहना चाहूँ। जी ठीक है, कपिल जी बात रखिए अपनी। पराग जी, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपने माननीय मित्र लक्ष्मी नारायण जी से एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, आपकी जो अपनी बातें हैं वो विधि के अंदर चीजें हैं, और आपने जो कार्यपालिका को कहा कि तो पुलिस जो एग्जीक्यूशन करती है उसका लेवल बहुत छोटा होता है, तो ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए कि मैं डिफेंस का भी लॉयर हूं और कहीं कहीं मैं प्राइवेट काउंसिल जो है वो अभियुक्त वादी की तरफ से भी खड़ा होता हूं। हम एक बात आपको बता दें कि जब पुलिस किसी मामले को लिखती है, यानी एफआईआर किस समय के अंदर दर्ज की गई, कितने समय के जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज हुई, दूसरी चीज एविडेंसेस तत्काल क्रिएट की गई हो और सक्षमता से एविडेंसेस को प्रस्तुत किया गया हो, उसी के आधार पर कोई न्यायालय किसी को सजा देती है या दोष मुक्त कर देती है। अरे निर्णय ले ले, हम ये तो खाली ये कह रहे हैं, निर्णय ले ले, निर्णय नहीं होता है। अरे भाई सुन ले, नहीं मेरी बात सुन ले, ठीक है, निर्णय लेना एक प्रोसीजर है। मान लीजिए अगर हम कोई एप्लीकेशन देते हैं कि एडजर्नमेंट की, तो वो एडजर्नमेंट कोर्ट देता है, क्योंकि वो राइट है हमारा, आप उसमें संशोधन दंड प्रक्रिया संहिता में कर सकते हैं, लेकिन उससे एविडेंसेस चेंज नहीं होते हैं। अगर लेट भी हो जाए तो आप एविडेंसेस चेंज नहीं होते हैं, जो आपकी पत्रावली पे साक्ष्य है वो बदल नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं बात नहीं हो रही है, लंदन इसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि निर्णय शीघ्र होना चाहिए। अब लक्ष्मी जी, आपने बहुत बड़ा अनुभव लिया हुआ इस क्षेत्र का, मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि आप कभी मुकदमा विवेचक नहीं रहे होंगे, आप हायर अथॉरिटी पे ही अपॉइंट हुए। हम तो सबके साथ बैठते हैं और सबके साथ देखते हैं कि पत्रावली पे किसका क्या ट्रिब्यूट आता है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि लंदन की पुलिस से अन्वेषण करना सीख लेना चाहिए। लेकिन कपिल जी, हमने उठाया नहीं है कपिल जी, आप गलत मुद्दा लेके चल रहे हैं। इस तरीके से सर पकड़ करके गिना लेती है और अपने कपिल जी आप गलत बात को लेके चल रहे हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 90% अन्वेषण सही नहीं होता है, जिसके वजह अरे मान लिया नहीं होता तो आप छोड़ दीजिए ना, आपके समय आप न्यायपालिका से छुड़वा दीजिए, आप छुड़वा दीजिए न्यायपालिका से, मैं कब कह रहा हूं, लेकिन आप छुड़वा तो दीजिए। और सबसे बड़ा अगर कंधे पे भार होता है तो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी पे होता है। गलत बात, ये चूंकि एक बहाना है, ये न्यायपालिका का सबसे बड़ा बहाना है। नहीं, न्यायपालिका का बिल्कुल बहाना नहीं है। हम न्यायपालिका में एक बार के मेंबर हैं, बेंच के मेंबर नहीं है कि हम उनकी बचत करेंगे। मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं, हम ही कभी अभियुक्त की तरफ से होते हैं और कभी वादी की तरफ से होते हैं, तो एक वकील दोनों की तरफ से होता है, हम दोनों की अभिरक्षा की बात नहीं, आप किसी की भी तरफ से रहे, मगर प्रॉब्लम यही है कि निर्णय नहीं होता है। हम कहा कह रहे हैं कि आप उनको सजा दे दीजिए। कपिल जी देखिए, जो एक प्रणाली लंबी है ना, एक लंबी प्रणाली को लेकर लक्ष्मी जी का कमेंट था और आप बात को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। न्यायपालिका में समय बहुत लगता है, वो ये नहीं कह रहे कि विवेचना की क्वालिटी की बात हमने की नहीं है। कपिल जी, लक्ष्मी जी सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो एक लंबी प्रक्रिया को लेकर बात कर रहे हैं। अगर एविडेंसेस सही नहीं है तो छूट जाएगा। अरे तो छुड़वाइए ना, आप छुड़वाइए, मैं कह रहा हूं कि आप मत छुड़वाइए, मगर छोड़ने में भी तो आप 25 साल लगा देते हैं, आप छुड़वाने में भी 25 साल लगा देते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एविडेंसेस नहीं बदलते, इसको आपने भी स्वीकार किया। कोई अगर गवाही आ गई, अरे तो आप छुड़वा दीजिए, 25 साल मत लीजिए, मेरा खुद कितना कहना है।
कोई कपिल जी परिस्थिति एक मिनट सर के प्लीज, साथ तो अब देखिए आप बहस गलत दूसरी बात साइड कर जा रहे हैं रही कपिल जी इस है। समय। एक मिनट प्लीज सभी यू लोग आर शांत हो टॉकिंग इन जाइए। ए वेरी ठीक है, वेरी लक्ष्मी रॉन्ग जी। डायरेक्शन, इन ए डिफरेंट लक्ष्मी नारायण जी, मैं डायरेक्शन। आपकी बात को समझ गया। कपिल जी कोई लीगल बात आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो सही नहीं है। ठीक है कपिल आप जी सिर्फ एक डिले में मिनट सर बात करिए प्लीज। हमसे। ठीक है कपिल जी, लक्ष्मी नारायण जी का ये डिले कहना पे है सरकार से कि बात जो कीजिए, प्रक्रिया किसी होती ने है वो सरकार दरअसल से- लंबी चलती है, चाहे उसमें सजा बाद में दिलवाई जाए या फिर उसको छुड़वा दिया जाए, लेकिन प्रक्रिया लंबी होती है। वो किसी भी तरीके से पुलिस की कार्यप्रणाली और न्याय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, वो एक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं जो कि काफी लंबी खिंच जाती है। ठीक है, ठीक है शरद जी, ठीक है, बन जाएगी तो होने लगेगा। ठीक है सर प्लीज शरद जी अपनी बात रखिए सर, उसके बाद में कपिल जी आपके पास आ रहा हूं। जो मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि जो इस समय डर का वातावरण आ गया है, जो पहले जनता डरती थी अब डॉन डरने लगे हैं। पहले पुलिस जो है वो से जनता डरती थी और पुलिस नेता से डरते थे, अब कानून का डर आ गया है। और सबसे बड़ा उदाहरण अंसारी साहब का है, जो उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि पंजाब से उत्तर प्रदेश कानून का डर और इनके मन में कपिल जी आप इनके सुन मन में लीजिए भय ना, आ गया आप है। देखिए सबके बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, मैं ऑब्जेक्शन करूंगा इस पर प्लीज सर, मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज। पार्टी टिकट दे देगी। कपिल जी ऐसे नहीं चलेगा सर प्लीज, देने मेरी के दरख्वास्त तैयार है सर, आपसे अपील कर रहा हूं मैं आपसे प्लीज सर, सुन लीजिए एक बार। लेंगे सारे केस हम वापस ले लेंगे। तो ये जो केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी दूसरी पार्टी के आने से, उसकी वजह से बयानबाजी करी जा रही है क्योंकि हमें जान को खतरा है। जिनके नाम से मऊ कांप रहा है, जिनके अगर नाम ले दीजिए मऊ में तो इनके नाम से लोग कांप जाते हैं। हजारों केस आज ये कम से कम डर हो गया है। कभी वो डायबिटीज बताते हैं, कभी रीढ़ की हड्डी के इलाज की समस्या है, उत्तर प्रदेश में अच्छा इलाज पहले कह रहे तो उत्तर प्रदेश में इलाज नहीं होगा इसलिए हम पंजाब में रहेंगे। अब बता रहे हैं कि इनको खाने में जहर दे दिया जाएगा इसलिए इनको पंजाब भेज दिया जाए। अब इन्हें वहीं खाना खाना है, बहुत अच्छा खाना है। उत्तर प्रदेश की जेलों में बड़ी अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, ये खाएं, हो सकता है इनको सद्बुद्धि आए। और इसमें हमारे मित्र श्रीवास्तव जी भी इस चीज को मानेंगे कि जेल में कम से कम सुधार, इसको अब सुधार गृह कहा जाता है, तो हो सकता है तो सुधार आ जाए। और टिकट इनको मिलेगा तो भी ये हारेंगे, आप इनको टिकट देंगे तो भी ये हारेंगे। ठीक है, आप देंगे तो भी ये हारेंगे, आप चिंता मत करिए। आप टिकट देंगे तो भी इनको हारना है। ठीक है, ये टिकट लेने बाद भी हारेंगे। ठीक है शरद जी प्लीज, इनका वोट नहीं मिलने वाला है। कपिल जी ये जो खाली जातिवाद और धर्म की जो राजनीति है इसका अंत आ चुका है। ठीक है, आप पहले बसपा के साथ एक मिनट सर प्लीज, सबका ऑडियो डाउन करिए प्लीज सर, शांत हो जाइए सर, एक साथ मत ये बोलिए। तरीका ठीक नहीं है। उम्मीद की अरे सर समय खराब हो रहा है। कपिल श्रीवास्तव जी, शरद जी प्लीज। क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है। सर आप लोग अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं और जनता का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। लोग किस लिए बैठते हैं सर, टीवी किस लिए देखते हैं, आप लोगों को किस लिए सुनते हैं, ताकि कोई तथ्य की बात आप लोग रखें। एक दूसरे के बीच में आप बोलेंगे नहीं समझ आता आप लोग क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, दर्शक क्या समझेंगे। आप झूठ परोसेंगे। अरे सर कपिल जी एक मिनट सर, आप मेरी बात सुनिए सर, कपिल जी आप सुनिए तो सही, आप बीच में बोल रहे हैं सर, मुझे आप बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। कपिल जी एक व्यवस्था होती है बहस की सर, एक व्यवस्था होती है, सभी लोग अपनी बारी पर बोलते हैं। अगर आपको उनके तत्व गलत लग रहे हैं तो आप अपनी बारी पर उनको गलत साबित करिए, लेकिन बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज। आप अपनी बारी पर बोलिए ना सर, कपिल जी आप अपनी बारी पर गलत तथ्यों को साबित करिए ना। अगर शरद जी गलत बोल रहे हो तो आप अपनी बारी पर बोलिए कि हाँ साहब गलत बोल रहे हैं, आप बीच में तो मत बोलिए सर। पूछ रहे हैं वो बता ही नहीं पा रहे हम सर ऐसे समय खराब होता है, समय ऐसे खराब होता है। प्लीज मेरा आप सवाल आपसे ये है कि पंजाब की जेल में क्यों मुख्तार को नहीं लग रहा था कि उसको खतरा हो सकता है, उत्तर प्रदेश की जेल में बांदा में आकर ही क्यों मुख्तार को खतरा नजर आता है, आप ये बताइए। और जिन अपराधियों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनका एनकाउंटर हुआ, गैंगवार हुआ, मार दिया गया, जो भी हुआ, क्या वो अपराधी नहीं थे? और समाजवादी पार्टी क्या उन सभी के साथ खड़ी है? पहली बात तो पराग भाई, हम केवल विधि के साथ खड़े हैं। अगर सर मैं भी सबके अधिकारों के साथ खड़ा हूं, सबके अपने अधिकार होते हैं, आम आदमी हो, कोई भी पुलिस अफसर हो, नेता हो, वकील हो, अपराधी क्यों ना हो, लेकिन क्या आपका स्टैंड है, पार्टी का स्टैंड आपका क्या है, आप ये बताइए ना। अरे भाई हम सुन तो ले, हम तो वही कह रहे हैं ना कि हम तो हमारी पार्टी विधि के साथ खड़ी है और विधि जो कहती है हम उसी के साथ खड़े हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि हम विधि के साथ खड़े मिलेंगे आपको। अगर हमने एक भी शब्द विधि के विरुद्ध कहा हो, ये दोनों पैनलिस्ट बैठे बता दें कि हमने क्या विधि के विरुद्ध कह दिया। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी बातों को सक्षम प्लेटफॉर्म पर यानी कि न्याय की अभिरक्षा में रहते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला पेश किया है, तो ये आप नहीं कह सकते कि वो अपराधी इसलिए नहीं कर सकता।
भाई अगर हम एक नागरिक हैं और हम पर कोई अपराध का जुर्म नहीं है और हम न्याय कविरक्षा में नहीं है, तो हम न्यायालय में नहीं करेंगे। हम जाएंगे तो सरकार के सामने करेंगे, और जब सरकार नहीं सुनेगी तब हम जाएंगे न्यायालय। तो क्या आप इस बात को मान रहे हैं, आप इस बात को क्या मान रहे हैं कि अब अपराधियों के अंदर है डर, है अपराधियों के अंदर अब, और किस बात का डर है ये भी बताइए। पराग भाई, ये बहुत दुख की बात है कि अगर दोष सिद्ध होता और हमारे कानून का भय होता, लोगों को कानून का सम्मान होता, तो बड़ी बात होती। अगर इस बात की बात हो जाए कि कोई माफिया हमको जेल में ही मार देगा, या सरकार हमें मरवा देगी, या जो भी बात हो, जो शूट आउट्स हो रहे हैं उसके पीछे कुछ तो राज होगे ना, चाहे गैंगवार हो या किसी मंत्री का कुछ जुड़ा रहा हो मामला, ऐसे ही यूं ही सब कुछ नहीं होता है। हम तो ये बात ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज अच्छी नहीं होती है, चाहे वो किसी के भी प्रति। ठीक है, अब सवाल ये है मेरा, डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कोर्ट ने भी कहा कि अगर आपको लगता है, ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि अभी इस सरकार में कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं कर रही, या फिर डर का माहौल बनाया जा रहा है, तो आपने अपनी सरकार के कार्यकाल में कितने अपराधियों पर लगाम कसी, और ये जो अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, ये अभी 5 साल के अंदर तो अपराधी बने नहीं है, ये तो सालों से अपराधी हैं और सालों से इन पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने ऐसे बाहुबली रहे जिन पर कार्रवाई हुई, आप बताइए। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जब क्राइम हुआ तो हमारे समय में उचित समय पे एफआईआर दर्ज की गई, अच्छी इन्वेस्टिगेशन करी गई और लोग जेल के अंदर हैं और आज भी हैं। मैं तो एक बात पूछना ये चाहता हूं कि सरकारें बदलती हैं, प्रोसीजर नहीं बदलता है। वो माननीय न्यायालय के अंदर अगर कोई एफआईआर लिख गई और सीन हो गई और मामला दर्ज हो गया, रजिस्टर न हो गया, तो वो विचारण चलता रहेगा। उसमें समाजवादी पार्टी या भाजपा कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है सर, अब समय कम है, इसलिए एक फाइनल कमेंट अगर हमारे समय में शूट आउट हुआ हो तो बताइए। ठीक है, अगर जेलों में शूट आउट हो गया हो तो बताइए। ठीक है, कपिल जी आपने अपनी बात रखी। शरद जी, एक फाइनल कमेंट आपका, अगर इस तरीके से भय का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगा तो कैसे एक शांति व्यवस्था बहाल होगी? बहुत जल्दी से शरद जी, आवाज मिल रही है आपको? और जिन्होंने दंगे किए थे उनसे पैसे वसूले गए, जहां जहां सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ उनसे पैसे वसूले गए। और सबसे बड़ा उदाहरण दंगा में हुआ था, दूसरे को डर है पैसे वसूले। श्रीवास्तव जी थोड़ा सा सम्मान। ठीक है सर, ठीक है। लक्ष्मी नारायण जी, एक फाइनल कमेंट सर आपका। लक्ष्मी जी, एक फाइनल कमेंट। हाँ ठीक है, ये एक विधिक प्रक्रिया है जिसका शीघ्र निस्तारण हो जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही बात कहूंगा, और इतना हमेशा कहूंगा कि हमें जो है सीआरपीसी में और अन्य लॉज में परिवर्तन की जरूरत है। ये व्यक्ति की डिमांड है, इसको परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि कोई भी निर्णय जो है जुडिशरी का, चाहे वो छोड़ा जाए या सजा दी जाए, इससे मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन एक न्याय प्रक्रिया है जो समाप्त हो जानी चाहिए अतिशीघ्र। चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मी नारायण जी आपका, कपिल श्रीवास्तव आपका बहुत शुक्रिया, शरद त्रिवेदी जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो मुख्तार अंसारी को अपनी सिक्योरिटी चाहिए, हाई सिक्योरिटी मुख्तार को चाहिए, क्योंकि डर लगता है मुख्तार को कहीं जेल के अंदर उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसकी जान को खतरा ना हो जाए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर डर क्यों लग रहा है मुख्तार अंसारी को, और अगर मुख्तार अंसारी खुद को ये मानता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया, तो फिर किस बात का डर मुख्तार के अंदर है? और अगर अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है तो इस पर बहस क्यों है? क्यों अपराधियों के सिक्योरिटी को लेकर, अपराधियों की सुरक्षा को लेकर आपस में ही बयानबाजियां हो रही हैं? फिलहाल के लिए